Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in the class of English of second year from Paradise College at Zoom Learning. Students, कल हमने सेकंड पैरा डिस्कस किया था Why boys fail in college का पेज नंबर है 9. आज हमने थर्ड पैरा स्टार्ट करना है. पेज नंबर 9 की लास्ट वाली 3 लाइन्स से स्टार्ट होता है. साथ में हम लोग 10th पेज को कैरी करेंगे साथ. 2 पैरास कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे आज. तो अपनी बुक्स ओपन करें, थर्ड पैरा पे फोकस करें, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. Another type of boy, दूसरी किस्म लड़के की, who doesn't try, जो कोशिश नहीं करती. देखें पहले सेंटेंस में हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है? टाइप. हमने इसको नजर में रखते हुए आगे वर्ब की फॉर्म को यूज करना है. ठीक है. लड़कों की या लड़के की एक और किस्म, who doesn't try, जो कोशिश नहीं करती, इज अ वेरी ब्राइट, वो बहुत ज़हीन है. बॉय, वो बड़ा ज़हीन लड़का है जो इस किस्म में आता है. Who has always done his school work, जो हमेशा अपना स्कूल का काम करता विदाउट एफर्ट, किसी भी कोशिश के बगैर. ठीक है. फेल होने वाले लड़कों में एक किस्म इस लड़के की है जो बहुत ज़हीन है मगर वो कोशिश नहीं करता है अपने स्कूल में कुछ भी करने की, और स्कूल में वो क्या करता है, अपना काम कर लेता बगैर किसी कोशिश के. एंड हु हैज नेवर लर्नड, और जिसने कभी नहीं सीखा व्हाट रियल एप्लीकेशन, की असली मेहनत क्या है. यहाँ पे एप्लीकेशन से मुराद है डिलीजेंस, एफर्ट, मतलब मेहनत. और उसने ये कभी नहीं सीखा कि असली मेहनत क्या है. उसने मेहनत करना नहीं सीखा. बेशक वो बहुत ज्यादा ज़हीन है लेकिन वो एफर्ट नहीं करता. यहाँ पे देखिए अनदर टाइप. इससे पहले आपने कौन सी टाइप पढ़ी है भला? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे अनम्यूट हो गए बताएं कि आपने इससे पहले भला कौन सी टाइप पढ़ी है बच्चों की, बॉयज की. हम तो दूसरी टाइप आज डिस्कस कर रहे हैं ना. पहले कौन सी टाइप पढ़ी है बताओ, जल्दी बताओ. पहले बॉयज की कौन सी टाइप पढ़ी है हमने? आपका मैंने देखना कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, आप फोकस करते हैं कि नहीं. मैंने आपको ऑलरेडी एक टाइप पढ़ाई है, वो कौन सी है? कोशिश करते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट देखें. अब सारे बच्चे आंसर दिया करें ना जिनको पता होता है. पता तो चले आप लोग पढ़ो कि नहीं. जी आगे है. ये बच्चे वापस बुक पे आए. वो कुछ कैंडिडेट्स को मैं ऐड करी थी. ही सपोजेस, वो फर्ज करता है, दैट ही कैन फ्लोट थ्रो, कि वो गुजर जाएगा. फ्लोट थ्रो का मतलब होता है पास हो जाना, इसमें से भी गुजर जाना, गेट थ्रो कर जाना. कॉलेज, वो कॉलेज में भी पास हो जाएगा विद अ लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत के साथ. वो क्या कहता है कि वो सोचता है कि वो थोड़ी सी मेहनत के साथ कॉलेज में भी पास हो जाएगा. एज ही डिड थ्रो स्कूल, जैसे वो स्कूल में पास होता था. डिड का यूज हुआ है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है. आई समटाइम्स, मैं बाजुकात सोचता हूँ, दैट द ब्राइट बॉय हु हैज ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी, एक रोशन दिमाग लड़का जिसने अपनी काबिलियत पे हमेशा इन्हिसार किया हो, टू गेट थिंग्स क्विकली, जो जल्दी से चीज़ों को सीखता है. मतलब जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो चीज़ों को बड़ी जल्दी से पिक कर लेते हैं. इज द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल फेलिंग स्टूडेंट्स, कहता है वो सबसे ज्यादा काबिल रहम होता है जितने भी बच्चे फेल होते हैं ना उनमें. वो क्यों? यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि कहता है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि रोशन दिमाग लड़का जिसने चीज़ों को फौरन हासिल करने के लिए हमेशा अपनी काबिलियत का इन्हिसार किया हो. हमारे नाकाम होने वाले बच्चों में से सबसे ज़्यादा काबिल रहम वो है. वहाँ यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट रीजंस की वजह से जो फेल होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जिस पे हम
तरस खाते हैं, वो कौन सी टाइप है बच्चों की? वो ऐसी टाइप है जो बच्चे ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो चीज़ों को बड़ी जल्दी से पिक कर लेते हैं, इसके बावजूद वो फेल हो जाए। ज़ाहिर है, आप में से कोई बच्चा बहुत ब्राइट हो और वो बस ये सोचे कि कोई बात नहीं, मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं एक नज़र मारूंगी पेपर से पहले तो मैं सारा याद कर लूंगी, और जैसे मैं स्कूल में पास हुई थी 9-10 में, वैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में भी हो जाऊंगी। लेकिन जब आपका पेपर होता है तो आपकी वो काबिलियत भी कुछ हद तक आपके काम नहीं आती। तो फिर टीचर्स को ज्यादा दुख उस बच्चे का होता है, भाई आप तो कर सकते थे, फिर आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़हीन फतीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं। रीजन क्या बनता है? वो मेहनत नहीं करते, लापरवाह। कॉलेजेस में होते हैं ना ऐसे किस्म के गर्ल्स, मैं अक्सर आप लोगों को बोलती हूँ कुछ बच्चों को कि आप नालायक नहीं है, आप लोग लापरवाह हो। वो ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन करना मतलब रेली ऑन करना, ट्रस्ट करना, इन्हिसार करना, पिटीएबल, पैथेटिक, पिटीफुल, जिस पे रहम किया जाए। आगे देखें, फॉर इट इज ऑलमोस्ट अ ट्रेजिडी, ये तकरीबन एक ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब होता है अलमिया, मतलब दुख वाली बात होती है। टू सी ऑल ऑफ दिस कीननेस, की उसकी सारी जहानत। कीननेस वैसे तो बच्चों कीन कहते हैं इंटरेस्ट लेना किसी चीज में बहुत ज्यादा। कीननेस मतलब ईगरनेस, इंटेलिजेंस, उसकी वो सारी जो काबिलियत है जो चीजों को जल्दी पिक करती है, गोइंग टू वेस्ट, जाया होती है, एंड टू फील दैट द इंटायर अपॉर्चुनिटी, और फिर महसूस होता है कि उसका जो पूरा मौके था विच द कॉलेज हैज टू ऑफर, जो उसको दिया गया था बच्चे को कॉलेज की तरफ से, इज पास्ड अप, वो जाया हो गया, बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड, उसके बहुत ज्यादा तेज दिमाग की वजह से। अब ये वीडियो ऑफ करें जो बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, कहता है क्योंकि ये सारी जहानत जाया होते हुए देखना और ये महसूस करना कि वो पूरा मौका जो कॉलेज पेश करता है बहुत ज्यादा जहीन जहन के सबब जाया हो चुका है। और ये एक ट्रेजिडी की बात है, अलमिया की बात है। कहने का मतलब ये है कि कॉलेज ने उसको एक मौका दिया कि आप मतलब जहीन बच्चे हो, हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है, आप कुछ करेंगे, आपका टॉपर्स में नाम आएगा। लेकिन उसने चालाकी की ना, उसकी इस चालाकी की वजह से ओवर इंटेलिजेंट बनने की ट्राई की उसने कि मैं तो बिना पढ़े भी पास हो सकता हूँ। और जब उसने ट्राई की तो फिर वो फेल हो गया। तो कहता है कॉलेज ने जो उसको मौका दिया था ना, उसने पूरी तरह से वो वेस्ट कर दिया, अपनी जहानत को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। तो ये एक ट्रेजिडी, अलमिया की बात होती है, दुख वाली बात होती है। एक नालायक स्टूडेंट फेल होता है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसको पढ़ना ही नहीं आता, जिसकी बेस ना बनी हो, जो चीजों को पिक नहीं करता हो, वो अगर इस तरह से मतलब फेल हो जाए ना, तो टीचर को शायद इतना दुख ना होता हो, क्योंकि टीचर पहले से जानता होता है कि ये बच्चा ना अभी नहीं कर सकता काम। लेकिन एक बच्चा जिसे टीचर को भी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कुछ करेगा, वो जब ऐसा काम करता है तो फिर जाहिर है सबको दुख होता है। आगे देखें, द क्योर फॉर दिस सॉर्ट, इस तरह का इलाज, इस तरह की किस्म का इलाज, सॉर्ट का मतलब होता है टाइप, अब थिंक इज अगेन नॉट इजी, ये भी आसान नहीं होता। कहते हैं इस तरह की किस्म का इलाज भी आसान नहीं होता। पहले हमें उसने बताया था कि जो बच्चे ट्राई करते हैं लेकिन वो कॉन्स्टेंटली डेस्क पे नहीं बैठते, हम उनका भी इलाज नहीं कर सकते जब तक वो अपना इलाज खुद नहीं करे। तो अब हम सेकंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें राइटर अगेन रिवील कर रहा है कि हम ऐसी टाइप को भी खत्म नहीं कर सकते। हम बच्चे को बार बार फोर्स नहीं कर सकते, आप पढ़ो बैठ के, वो यही समझता है मैं पढ़ लूंगा, मुझे आता है, एक नजर मारूंगा हो जाएगा। फार इट इन्वॉल्व्स एन इंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि इसको बदलने के लिए सारा रवैया बदलना पड़ना है। इस तरह की आदत को खत्म करने के लिए सारा रवैया बदलना पड़ना है उस लड़के को। वो जो पढ़ता नहीं है उसको फिर पढ़ना पड़ेगा, एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और अपने अंदर एक पूरा मतलब एक नई आदत को तश्कील देना पड़ेगा, नई आदत पैदा करनी पड़ेगी। सारी आदतें ये लापरवाही वाली खत्म करके जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ, ये कोई और नहीं कर सकता, बल्कि किसको करना पड़ेगा? खुद उसको करना पड़ेगा, लड़के को। रिसेप्टिव का मतलब होता है शार्प होना, क्विक होना। ये लास्ट लाइन का सिनोनिम बताया मैंने आपको। कहता है ये काम भी कोई और नहीं कर सकता जब तक बच्चा खुद ना करे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऑल द रेस्ट ऑफ, बाकी मामला ये है, रेस्ट ऑफ मतलब रिमेनिंग, लेफ्ट ओवर, जो बाकी रह गया है, यू कैन डू इज टू पॉइंट आउट व्हाट द मैटर, हम, तुम सिर्फ, या फिर हम, हमें बाकी सभी तो सिर्फ मामले की निशानदेही कर सकते हैं।
कहते हैं कि लड़का खुद खुद को संवारे तो वो संवरेगा, खुद अपनी आदत को ठीक करे तो वो करेगा। हम लोग सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं कि बच्चे आपकी ये प्रॉब्लम है। आपका माइंड तो सेट है, आप ज़हीन भी हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन आप लापरवाह है, आप पढ़ते नहीं हो। तो ये कहता है कि हम जस्ट उसको बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। बाय द वे हम लोग उसकी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक वो खुद सॉल्व नहीं करेगा। आगे चले। आज के ये इस पैरा में ग्रामर थोड़ी ही थी, ज्यादातर पिछली ग्रामर रिवील हुई है। नेक्स्ट हम न्यू पॉइंट्स कुछ देखते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, जहां तक सेहत का सवाल है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, जिस्मानी तौर पे भी और दिमागी तौर पे भी, इज ऑलवेज वन ऑफ द रीजंस, ये मसलों में से एक मसला रहा है। इज ऑलवेज वन ऑफ द रीजंस, पीछे इज आगे रीजंस, यही हमने पहले देखना है। कहता है कि मसलों में से एक मसला रहा है। वन ऑफ द रीजंस का मतलब है जो मसले हैं, 4-5 मसले हैं, उनमें से एक मसला। कुछ लोग बहुत लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, वो भी ट्राई किया करें, 5:30 बजे उठ के अपना नेट जो है वो सेट करना स्टार्ट कर दिया करें। आपको पता तो होता है कि 6:15 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होनी है। जब आपका पूरा लेक्चर नहीं सुनेंगे आप, तो आपके कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे। अच्छा, आप फेल होने के असबाब में से एक सबब रहा है। हमने यहाँ पे देखना है वन ऑफ का यूज। कहता है ये वन ऑफ जो है ना हमारा, ये फ्रेज है वन ऑफ द, ये किसके साथ यूज होती है? बेसिकली नाउन के साथ। अब देखें यहाँ पे प्लूरल नाउन्स यूज होते हैं। इसके बाद कौन सा नाउन यूज होता है? प्लूरल। जैसे मैं कहती हूँ वन ऑफ द क्लॉथ्स, कपड़ों में से कोई एक ड्रेस। वन ऑफ द ड्रेसेस, वन ऑफ द शूज, जूतों में से कोई एक जोड़ा जूतों का। ठीक है। वन ऑफ द हैबिट्स, आदतों में से कोई एक आदत। वन ऑफ द मतलब का मतलब है आपका जो सेट है कलेक्टिव नाउन्स का या प्लूरल नाउन्स का, हैबिट्स, क्लॉथ्स, इस तरह से कोई भी आप ले लें। मैटर्स, वन ऑफ द मैटर्स, तो इसका मतलब है कि उनमें से कोई एक। ठीक है। तो इसके आगे जो वर्ब यूज होता है ना बच्चे, वो स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट के मुताबिक होता है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। स्टेटमेंट में अगर एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ये देखें इसने यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया हुआ कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। जहां पे स्टेटमेंट प्लूरल होगी तो आगे हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। और अगर हमारी स्टेटमेंट सिंगल है तो फिर हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगल यूज होगा। लेकिन वन ऑफ द के बाद जो हमने अपना नाउन यूज करना है वो प्लूरल ही होगा। वन ऑफ द, आयशा इज वन ऑफ माई, ये यहाँ से इसको लैदा करना था ऐसे। आयशा इज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, आयशा मेरे अच्छी दोस्तों में से एक दोस्त है। अब देखिए आयशा यहाँ पे सिंगल है ना, तो आगे हमने वर्ब कौन सा यूज किया? इज। ठीक है। फिर वन ऑफ जो कि हमारी फ्रेज है, उसके बाद गुड फ्रेंड्स, हमारा जो मेन नाउन है वो क्या है यहाँ पे बच्चों? वो यहाँ पे प्लूरल ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि हमने बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त चूज की है, तो जाहिर है फिर उस लिहाज से हमने दोस्तों को मेंशन करना है, वन ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से। तो यहाँ पे वन ऑफ द रीजंस बताया है, मतलब आप यूँ समझ ले 5 से 6 रीजंस है। उनमें से एक रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था ना, समरी में हमने 4-5 रीजन डिस्कस किए थे। वो स्पोर्ट्स, फिर मिस्टेकन एम्बिशन भी, फिर उसके बाद हेल्थ का भी इशू, फिर वो फाइनेंशियल प्रेशर, आपको अगर याद हो तो इन सारे रीजंस में से एक हेल्थ, सेहत का भी एक इशू है। ठीक है। तो उन सारे रीजंस को हमने बताना है। ये इसका फार्मूला देख लें, प्लूरल नाउन, नाउन प्लूरल ही रहता है। फिर आगे उसको डिस्क्राइब करने के लिए दैट, हु, हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। फिर उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे अब देखें यहाँ पे प्लूरल की आपको मैं एग्जांपल दूं। ये आयशा इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, तो सिंगल है ना, आयशा सिंगल था हमारा सब्जेक्ट। अब देखें ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स। अब यहाँ पे गौर करें, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे हमने ही को डिस्क्राइब नहीं करना, हमने सोल्जर्स को डिस्क्राइब करना। ठीक है। तो ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स, वो उन सिपाहियों में से एक है, हु फाइट फॉर देयर कंट्री, जो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं। तो यहाँ पे हु का कनेक्शन हम लोग किसके साथ बना रहे हैं? सोल्जर्स के साथ। ठीक है। वो उन सिपाहियों में से एक है। आगे हमने एक्सप्लेनेशन की है किसकी? सोल्जर्स की। ठीक है। आगे वाला जो क्लॉज है वो किसका है? सोल्जर्स का।
इनको डिस्क्राइब करने के लिए कहता है कि वो ये उन सिपाहियों में से एक है जो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे बुक की तरफ आए। अब कम टू द बुक। इफ एन एडुकेट, एडुकेट का मतलब होता है मुनासिब, बिल्कुल प्रॉपर, सूटेबल। सिनोनिम में देखिए इसका सिनोनिम, हेल्थ सर्विस इज अवेलेबल इन द कॉलेज। कहता है अगर मुनासिब सहूलत कॉलेज में मौजूद हो, एंड इफ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ, और अगर एक तावन मौजूद हो कॉलेज के अमले के बीच में, एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, और डॉक्टर कॉलेज के जो डॉक्टर हैं उनके अमले के बीच और कॉलेज के टीचर्स के अमले के बीच में अगर कॉपरेशन हो, तावन हो, एंड इमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड। तो कहता है बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में ये जो फेल होते हैं बच्चे, इनसे बचा जा सकता है। एंड व्हाट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट, और जैसे कि इतनी ही एक अहम बात है, द रीजन ऑफ इनएबिलिटी, अदम काबिलियत, नाकाबिलियत टू डू सेटिस्फैक्टरी कॉलेज वर्क, कॉलेज का काम अच्छे से तसल्ली बख्श ना करना, ये भी एक रीजन है। कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड, इसको भी अच्छे से समझा जा सकता है बाय द बॉय, लड़के से। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि अगर कॉलेज में मुनासिब इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर हो, ठीक है, और अगर ये जो टीचिंग का अमला है और डॉक्टर का अमला है इनके दरमियान एक तावन हो, तो नाकामियों की एक बहुत बड़ी तादाद से बचा जा सकता है। और इतनी ही ज्यादा एक अहम बात ये भी है कि लड़का और जो है वो कॉलेज का काम अच्छे से नहीं करता, इसके अलावा और कौन है जो नहीं करता, हिज पेरेंट्स, वालदेन की तरफ से भी अगर काम अच्छा नहीं हो, एंड द कॉलेज अथॉरिटीज, कॉलेज का जो अमला है, अथॉरिटीज वो सारे जिनके हाथ में इख्तियार होता है वो। कहता है फिर क्या होता है कि एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि लड़का, उसके पेरेंट्स मतलब वालदेन और कॉलेज का अमला जो अख्तियार रखता है, अरबाब इख्तियार भी इसको बोलते हैं, कॉलेज के काम को तसल्ली बख्श तौर पर करने की जो इनएबिलिटी, अदम अहलियत के सबब वाज़ेह तौर पर समझ में आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ फेलियर्स ऐसे भी होते हैं जो किसके बायस बनते हैं, जिसमें कॉलेज का स्टाफ, अथॉरिटी, वो भी लापरवाही बरते, लड़का खुद भी लापरवाही बरते, और उसके पेरेंट्स का भी बीच में जो है ना वो रोल बहुत कम हो, पेरेंट्स भी लापरवाही बरते, तो फिर जो है ना वो फिजिकली इंटेंशंस हो सकती हैं, ऐसी इंटेंशंस को फिर फील कर सकते हैं हम लोग। बच्चा फिर मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब रह सकता है जब वो खुद भी लापरवाही बरता है। कॉलेज वाले भी ये नहीं देखते कि बच्चा बीमार है या क्या हिसाब किताब है, पेरेंट्स भी जो है ना इस बात पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं। तो फिर कहता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर इन चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए तो कहता है कि हम बड़ी तादाद में फेलियर से बच सकते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी का मतलब होता है इनकैपेबिलिटी, ना सलाहियत का ना होना। कहता है इट इज माई द रीजन फॉर विच इज नॉट अपेरेंट, कहते हैं इस तरह का, सॉरी, इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, इस तरह के नाकस तलीमी जो एकेडमिक वर्क काम होता है, द रीजन फॉर विच इज नॉट अपेरेंट, जिसकी वजह अक्सर जाहिर नहीं होती है। कहता है इस तरह से मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डाइजीज का या जिनके बीमार होने का किसी को पता नहीं होता, स्पेशली वो खुद भी सफर करता रहता है, लापरवाही बरतता है कि कोई नहीं मैं आज ठीक होता हूँ, कल ठीक होता हूँ। तो फिर जब उसका एकेडमिक रिकॉर्ड पे असर पड़ता है तो वो अच्छे से पास नहीं होता या अच्छे नंबर नहीं आते उसके, तो कहता है उसकी रीजन, वजह जो कि हमें नजर नहीं आ रही होती उस टाइम। इट इज माई कस्टम ऑलवेज, कस्टम यहाँ पे आदत, हैबिट, रूटीन को बोला गया बच्चों, टू आस्क द स्टूडेंट टू अंडरगो अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन। कहता है ये मेरी एक आदत रही है कि मैं तालब इल्म को या स्टूडेंट को मुकम्मल जिस्मानी फिजिकल मतलब तभी मुआयना कराने को कहता हूँ, मतलब अपना पूरा टेस्ट करवाने को बोलता हूँ। कहता है ये मेरी आदत रही है कि मैं बच्चों को, जिन बच्चों के फेलियर, कुछ बच्चों का फेलियर्स का रीज़न तो हमें समझ आ रही होती है कि कुछ लापरवाही की वजह से, और कुछ की बेस अच्छी नहीं बनी हुई थी, जो ट्राई करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, तो ये सारे रीजंस हमें समझ में आ रही होती है। लेकिन कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं इस वजह से बच्चों को कहता हूँ कि वो अपना फिजिकल टेस्ट करवाते रहा करें, ताकि वो जो रीजन, हाइड रीजन है, वो भी मंजर आम पे हम ला सकें कि वजह क्या फिजिकल डिस्टरबेंस थी, क्या बीमारी थी कोई जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो सफर किए।
कर गए। आगे देखें अब, इट इज सरप्राइजिंग, ये हैरानकुन बात है, टू फाइंड आउट इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस। कहता है ये दरियाफ्त कर लेना, मालूम कर लेना हैरानकुन है, हाउ लार्ज अ परसेंटेज, कितनी ज्यादा तादाद है ऑफ सच केसेस, इस तरह के केसेस की, इस तरह के जो फिजिकली सफर कर रहे होते हैं। द यूनिवर्सिटी फिजिशियन फाइंड, जो यूनिवर्सिटी का डॉक्टर होता है, फिजिशियन मतलब ये फिजिकली ट्रीटमेंट करने वाला, तो एक होता है साइकेट्रिस्ट बच्चों, वो आपको मेंटली गाइड करते हैं। जो बच्चे साइको हो जाते हैं, जो मेंटली जिनके नर्व्स डिस्टर्ब रहते हैं, एक होता है फिजिकली, जो आपको अगर आपकी बॉडी में कोई इशू होता है तो उसको सोल्व करने में आपकी जो है ना वो हेल्प करते हैं। एन एडिकेट मुनासिब रीजन फॉर द डिफिकल्टी। कहता है ये दरियाफ्त कर लेना हैरान कुन है कि ऐसे मामलात में कितनी बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मसले जो हैं वो मालूम करते हैं। यूनिवर्सिटी का डॉक्टर ये सारे मालूम करता है। बहुत सारे फिर ऐसे केसेस लाइट में आते हैं जो फिजिकली डिस्टर्बेंस की वजह से या मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। तो उनमें क्या क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी, बैड टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स गले की बीमारी, एज यू नो दैट, इसको गले की गदूद भी बोलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस, नींद का पूरा ना होना, पुअर डाइजेशन, मैदे का खराब होना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल और कई किस्म की दिमागी एंड नर्वस असाबी डिफिकल्टी मुश्किलात हैव बीन ब्रॉट टू लाइट, रोशनी में लाई जाती हैं, मतलब उनको सामने लाया जाता है, उनको समझा जाता है। ये सारी बीमारियां हैं जो वो बता रहा है कि जब हम टेस्ट करते हैं बच्चों का मंथली, तो ये ऐसी कई बीमारियां जो हैं वो सामने आती हैं, और ये सारी रीजंस बनती हैं उनके फेलियर की, कि वो सफर करते रहते हैं और फिर वो अपनी स्टडी पे पूरी तरह से ध्यान नहीं देते। बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, कहता है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है ना, वो अपने कॉलेज की बात कर रहा है ना, कोलंबिया कॉलेज की, जहाँ पे वो डीन था। कहता है पिछले कई मंथ्स में ये सारी जो बीमारियां मैंने अभी आपको बताई हैं, टीबी, फिर पुअर डाइजेशन, गले की दूध, नींद का ना आना, फिर साइको बच्चे जो होते हैं जिनके मेंटल नर्व्स डिस्टर्ब होते हैं, ये सारे डॉक्टर्स पिछले कुछ महीनों में डॉक्टरों ने ये मंजरेआम पे लाई हैं बीमारियां, टेस्ट कर करके रिपोर्ट बनाई है कितने बच्चे सफर कर रहे हैं। टू द अनस्पीकेबल रिलीफ, क्यों, नाकाबिले बयान सुकून ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इनलाइटमेंट ऑफ द फैकल्टी, स्टाफ की जानकारी के लिए और बच्चों के सुकून के लिए। नाकाबिले बयान, ऐसा सुकून जिसको हम बयान ना कर सके, मतलब बच्चे जो सफर कर रहे थे उनके सुकून के लिए डॉक्टरों ने मुआयना किया जिससे ये बीमारियां सामने आई। ठीक है, अपेरेंट मतलब ऑब्वियस, क्लियर होना, कस्टम, हैबिट, रूटीन, रिलीफ मीन ईज, कंफर्ट, एनलाइटमेंट का मतलब है रोशनी में लाना, अवेयरनेस, फैकल्टी बच्चों बोलते हैं स्टाफ को, वर्कर्स को। ठीक है, ओकेजनली, अच्छा आगे हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने आगे ये पढ़ लें थोड़ा सा, फिर ही चलते हैं। कभी कभार वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन लाइक, कहता है कभी कभार मुलाकात हो जाती है एक ओल्ड फैशन मतलब कंजर्वेटिव, कदामत पसंद, पुराने रस्मों रिवाज, पुराने ख्यालात के माँ बाप से, पर्सन आदमी से, लाइक द फादर हु टोल्ड मी, जो कि मतलब किसी वालदेन से, वालिद से, बाप से, पुराने ख्यालात के किसी बच्चे के मतलब बाप से मुलाकात हो जाती है। टोल्ड मी अ फ्यू मंथ्स अगो दैट, उसने कुछ महीने पहले मुझे बताया, आल्दो अगरचा वी हैड अरेंज्ड टू हैव हिज सन्स टॉन्सिल्स रिमूव्ड, हमने पूरा बंदोबस्त कर लिया था अपने बच्चे के टॉन्सिल्स निकलवाने का, मतलब गले की जो गदूद है उसको निकलवाने का, विदाउट एक्सपेंस, बगैर किसी अखराजात के, ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन, वो लेकिन फिर भी क्या करेगा, वो ऑपरेशन की इजाजत नहीं देगा। कहता है, अब यहाँ पे देखें, कॉलेज का डीन जो है हमारा राइटर, वो कह रहा है कि हमने एक बच्चे की गदूद निकलवाने का सारा अरेंजमेंट कर लिया था बगैर किसी एक्सपेंसेस के, हमने पेरेंट्स से कोई एक्सपेंस नहीं लिया, इसके बावजूद भी उसका जो बाप है ना, वो हमें ऑपरेशन की इजाजत नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेंट टू का यूज हुआ है बच्चों, ये परमिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये वर्ब है, समथिंग गिव परमिशन, किसी को परमिशन के लिए, जैसे ही फाइनली कंसेंटेड टू आंसर आवर क्वेश्चंस, आखिरकार वो हमारे सवालों के जवाब देने के काबिल हुआ या उसको इजाजत मिली। तो ये ऐसा वर्ब है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसकी फॉर्म को, जैसे कि बाकियों को करते हैं, लेकिन इसके साथ प्रेपोजिशन टू यूज होती है। ठीक है,
इसके साथ कौन सी preposition यूज होती है, यहाँ पे जो हुई है टू, इसके साथ इन भी यूज होती है, जिसका टोटली मीनिंग चेंज हो जाता है। वो नेक्स्ट टॉपिक में आगे आएगी तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे देखें, he asserted that, टाइम थोड़ा रह गया जरा जल्दी, he asserted that God put those tonsils in his son's throat। वो इस बात से असर्ट करता है कि उसके, असर्ट करना मतलब वो जोर देता है इस बात पे कि ये जो टॉन्सिल्स है, ये जो दूध है, ये रब ताला ने उसके बच्चे के गले में रखी है, ठीक है, फॉर सम गुड पर्पस, किसी अच्छे मकसद के लिए, एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल, और वो इसको हटाने की इजाजत नहीं देता। वो समझता है कि अगर ये गले की दूध कोई पैदा हुई है ना, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उसके बेटे के लिए कोई इनाम है, अच्छी बात है। टू मच, अच्छा, फिर सिंस द बॉय वाज ऑब्जर्विंग टू मच पॉइजन, फिर लड़का वो दूध जो है वो जहर छोड़ती है, तो कहता है उसका बच्चा जो है ना वो जहर को जज़ब करता रहा, टू परमिट पेपर प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क, अपना कॉलेज का काम पूरे तरीके से करने के लिए वो बच्चा उस जहर को जज़ब करता रहा, वो उसको बियर करता रहा। ही हैड टू आस्क हिम टू गो होम, फिर ऐसा होता है कि वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, फिर हम उसको कहते हैं कि आप घर चले जाओ, हमें उसको कहना पड़ता है कि वो घर चला जाए। ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर, ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं, बट इट इज नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड, कहता है लेकिन मुस्तकिल तौर पे अपने माइंड में, जहन में ये बिठा लेना चाहिए, द सिंपल फैक्ट, ये छोटी सी हकीकत, दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ, के सेहत के मुतबादल कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाउएवर सच अ मैन may know it is not of such value unless he possesses that the physical vigor to bring it to bear the world's problem। फिर कहता है कि और ये कि कोई शख्स कितना ही क्यों ना जानता हो इसकी ज्यादा अहमियत नहीं है, जब तक कि वो जिस्मानी ताकत ना रखता हो, इसे दुनिया के मसाइल के लिए इस्तेमाल ना करे। कहने का मकसद ये है कि बंदा जितना मर्जी ज़हीन हो, बड़ा पैसे वाला हो, लेकिन जब तक सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, उसकी वो वैल्यू नहीं रहती है। यहाँ पे सन्स थ्रॉट, हमने एपोस्ट्रोफी का यूज पढ़ा है। एपोस्ट्रोफी पोजेशन को शो करती है ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके पोजेशन को शो करने के लिए हम उनके नाम के साथ, उनकी उस पोजेशन के साथ एपोस्ट्रोफी लगा के आगे एस का यूज करते हैं सिंगल में। प्लूरल में एस एपोस्ट्रोफी के पहले आ जाता है, और सिंगल में एपोस्ट्रोफी एस, सॉरी, प्लूरल में एपोस्ट्रोफी एस के बाद आता है और सिंगुलर में ये एस से पहले आता है, ठीक है। फिर जिनके नाम एस से एंड होते हों वो भी वहां पे एपोस्ट्रोफी हम बाद में यूज करते हैं। आमनास चेयर, आमना की कुर्सी, काउज मिल्क, गाय का दूध, एनिमल्स फीट, जानवरों के पैर। अब देखें एनिमल्स प्लूरल है ना, तो इसको एपोस्ट्रोफी हमने एस के बाद में यूज करना है। और ऐसे नाम जो एस पे खत्म होते हों, अलमास, आप किसी लड़के का नाम ले लें तो अलमास बुक, अलमास की किताब, तो हम एस के बाद एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। इसके बाद हमने टू मच, टू मैनी का यूज देखना है। अच्छा, इसके बाद क्या मैं आपको बताने लगी थी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, हम उनके पोजेशन वाली चीज के आगे ऑफ का यूज करते हैं, जैसे वेट ऑफ चेयर, कुर्सी का वजन, ठीक है, इस तरह से। टू मच, टू मैनी का यूज करते हैं, देखते हैं अब हम। इसका मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, जितनी हमें जरूरत होती है इससे ज्यादा, ठीक है। आई बॉट टू मच फूड, मैं बहुत ज्यादा खाना ले आया। हमें टू मच का यूज देखना है बच्चों। टू मच और साथ में अनकाउंटेबल नाउन लगते हैं। टू मच वहां पे यूज होता है जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स लगते हैं, और ये प्लूरल फॉर्म में आता है, सॉरी सिंगुलर फॉर्म देता है। लास्ट विंटर देयर वाज टू मच स्नो, लास्ट नाइट क्या था, पिछली सर्दियों में बहुत ज्यादा वो बर्फ पड़ी थी। तो ये ना कलेक्टिव नाउन में आ जाता है कि सारी चीजों को कलेक्ट कर देता है। दूसरे नंबर पे टू मैनी, जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है और प्लूरल फॉर्म देता है। आई हैव टू मैनी क्लॉथ्स, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, इस तरह से। इडियम्स देखें अपने। A hair breadth escape, he had a, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। He had a hair breadth escape from an accident yesterday, वो कल किसी एक्सीडेंट से बाल बाल बचा। हमने ट्रांसलेशन इतनी ही करनी थी 2 पैरास की, ठीक है। A hard nut to crack, इसका मतलब है बड़ी मुश्किल से कोई मसला सॉल्व करना। करप्शन हैज नाउ बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक, करप्शन आजकल बड़ी मुश्किल से सॉल्व होने वाला मसला है। हाउस ऑफ कार्ड मतलब नापायदार, लाइफ इज नो मोर देन अ हाउस ऑफ कार्ड्स, लाइफ नापायदार घर की तरह है, कभी भी टूट सकती है। मतलब जेल बर्ड, जेल बर्ड का मतलब है बाहर ना जाने वाला, ज्यादातर घर में रहने वाला इंसान। जेल बर्ड एंड शेल्डम रिमेन्स आउटसाइड द प्रिजन, वो घर में कैद होने वाला एक कैदी की तरह है जो बाहर कभी कभार ही जाता है।
अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब बातें करने वाला बहुत ज्यादा। ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। वो बड़ी बड़ी बातें तो करता है